हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो आज हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत है यानी कि एसी फंडामेंटल है। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 2021 का, और आपकी डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम फॉर्म की। तो 12 से 17 जुलाई तक है। तो आपको अगर नहीं पता तो जान लीजिए, और बाकी अपने कॉलेज से अपने संपर्क को बनाए रखें। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप ज्वाइन हैं तो ज्वाइन हो जाएँ, और अगर नहीं ज्वाइन है तो फिर से ज्वाइन हो लें, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगी कॉलेज से, तो ताकि जो है आपका परीक्षा फॉर्म आसानी से भर उठे और छूटने ना पाए। और बाकी देखिए, इसके पहले के जो हमारे चैप्टर थे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के सारे हमने करा दिए हैं, और इसके मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं। जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी है कि क्या कहते हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2021, तो इस नाम से प्ले लिस्ट बनी है, तो जाकर के देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो जितने सब्जेक्ट आपके हैं, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर क्या कहते हैं केमिस्ट्री नहीं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो सारे जो है सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो सारे हमने करा दिए, मतलब सारे चैप्टर के वीडियोज़ को हमने प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के प्ले लिस्ट बनी है तो उसमें देखिएगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी, सारी वीडियो मतलब उसमें है। तो और हाँ, आपको बताते चलें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालें तो आपसे मिस ना होने पाए और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से लग जाएं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत, जो हमारा चैप्टर है, पहले इसमें देखिए समझ लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत की प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, और इसमें क्या कहते हैं डीसी धारा से किस प्रकार से भिन्न है। तो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसमें क्या कहते हैं कि इसके जो गुण होते हैं एसी धारा के, तो सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखिए, हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एसी धारा है, तो एसी धारा देखिए क्या है, ऑप्शन ए है जिसमें धारा का मान तथा दिशा पीरियडिकली चेंज होता है। तो जिसमें धारा का मान दिशा पीरियडिकली चेंज होता रहता है। फिर ऑप्शन बी, जिसमें धारा एक अर्धचक्र में तथा एक दिशा में प्रवाहित होती है तथा फिर अगले अर्धचक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी, यहाँ पे देखिए क्या है, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ये वाला तो समझ में आया होगा कि जिसमें धारा का मान एवं दिशा पीरियडिकली चेंज होते रहते हैं, यानी कि धारा का मान और दिशा निश्चित नहीं होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे है। और ये वाला समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये वाला समझ लीजिए। देखिए, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, जब धारा यहाँ से जाती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से यहाँ पे आती है, तो यही मतलब एक अर्धचक्र में देखिए धारा बढ़ी, फिर यहाँ पे अर्धचक्र में धारा घटी, फिर बढ़ी। तो यही हमारा क्या है कि यहाँ पे की लिखा है कि जिसमें धारा एक अर्धचक्र में तथा एक दिशा में प्रवाहित होती है तथा फिर अगले अर्धचक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी धारा का जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा है। तो यहाँ पे ऐसी धारा को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में कोई भी आएगा तो आप उस पर टिक करिएगा। बाकी देखिए, यदि आप इसको PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे इसको मिलेगा। टेलीग्राम हमारा जो ID है पॉलिटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से, तो उसको सर्च करेंगे तो आपको जो लोगो यहाँ पे मैंने डाला है वही लोगो वहाँ पे भी लगाया है, तो वहाँ पे जाकर के आप इसको ले लीजिएगा। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बाहरी परिपथ में धारा की दिशा होती है। तो बाहरी परिपथ में बात कर रहे हैं हम, धारा की दिशा क्या होती है। तो देखिए, बाहरी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से निगेटिव पोलैरिटी की ओर। तो अब देखिए, हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीसी धारा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि डीसी परिपथ में जो बाहरी परिपथ में धारा की दिशा होती है क्या होती है। देखिए, बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से निगेटिव पोलैरिटी की ओर, बी है बैटरी के निगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी की ओर, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। थोड़ा सा देखिए, इसको समझ लीजिए फिगर के माध्यम से। तो हमने यहाँ पे एक परिपथ बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक परिपथ बनाया है, और यहाँ पे देखिए इसको बैटरी के धन टर्मिनल से हमने जोड़ा है, फिर यहाँ से इसको ऋण टर्मिनल से जोड़ा है। तो अब देखिए, जो धारा प्रवाहित होगी ना दोस्तों,
यहाँ पे जो धन टर्मिनल से यानी कि जो आई का मान होगा इस प्रकार से जाएगा। धन से हमेशा क्या होता है बाहरी परिपथ में, धन से ऋण की ओर धारा प्रवाहित होती है, ऐसे धारा ऐसे प्रवाहित होती है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे था। तो यहाँ पे बाहरी परिपथ में धारा की दिशा होगी क्या होगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं 3 वाला क्या है कि दिष्ट धारा परिपथ में वोल्टेज स्रोत की ध्रुवता बदल देने पर 1 मिनट की क्या लिखा गया यहाँ पे देखिए, दिष्ट धारा परिपथ में वोल्टेज स्रोत की ध्रुवता बदल देने पर धारा की दिशा भी क्या होती है आपको बताना। ऑप्शन ए बदल जाती है, ऑप्शन बी नहीं बदलती है, ऑप्शन सी कभी कभी बदलती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बदल जाती है। क्या होता है बदल जाती है, कैसे हो जाती है देखिए समझ लीजिए। हम यहाँ पे देखिए एक परिपथ बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध हमने लगाया, फिर ऐसे इसको परिपथ को पूर्ण कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने धन टर्मिनल से जोड़ा और यहाँ पे ऋण टर्मिनल से जोड़ा। तो देखिए जब हमने इसको ऐसे जोड़ा है तो देखिए अब क्या होगा, जब धारा की दिशा यहाँ पे आई धन से ऋण की ओर जा रही है। अब जब इसी बैटरी को देखिए धन को इधर ला के रख देंगे, धन वाले को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि जब हम इसके धन टर्मिनल को यानी कि इस वाले को जब धन बना देंगे और इस वाले को ऋण बना देंगे तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, धारा की दिशा बदल जाएगी ना, यानी कि इधर से प्रवाहित होने लगेगी। क्योंकि जो धारा बाहरी परिपथ में प्रवाहित होती है धन से ऋण की ओर होती है तो वो तो नियम का फॉलो करेगी ही। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा धारा मतलब बदल जाएगी धारा की दिशा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो हमारा था यहाँ पे कि धारा की दिशा अदिष्ट धारा परिपथ में वोल्टेज स्रोत की ध्रुवता बदल देने पर धारा की दिशा क्या होती है बदल जाती है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डीसी धारा परिपथ में बैटरी की ध्रुवता बदल देने पर धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारा की दिशा केवल बदलेगी दोस्तों। क्योंकि डीसी में क्या होता है केवल धारा की दिशा और मान निश्चित रहते हैं, केवल उसमें क्या होता है धारा की दिशा बदल जाती है। मतलब धारा की दिशा क्या होती है, मतलब धारा अगर ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ऐसे प्रवाहित होने लगेगी, पर उसका जो मान होगा जैसे अगर 5 एम्पियर की धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी तो इधर भी 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए मान बदलता है, ऑप्शन बी मान नहीं बदलता है, ऑप्शन सी कभी कभी बदलता है, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा कि मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें और दोस्तों में शेयर भी करते चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का एक आवर्त काल में औसत मान होता है। प्रत्यावर्ती धारा का एक आवर्त काल में औसत मान आपको बताना है। देखिए एक आवर्त काल आप समझ रहे हैं कि जो देखिए यहाँ पे इस प्रकार समझा देते हैं, यहाँ से धारा आई यहाँ पे आई, फिर देखिए यहाँ पे एक अर्धचक्र यहाँ पे बना, एक अर्धचक्र यहाँ पे बना। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हुआ, यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो यही हमारा एक आवर्त काल होता है। तो एक आवर्त काल में औसत मान जो होगा धारा का देखिए शून्य हो जाएगा। कैसे समझ लीजिए फिर से, देखिए यहाँ से आया, मान लीजिए यहाँ से 180 बनाया, फिर यहाँ से गया 180 यहाँ पे बनाया। तो देखो 180 वाला प्लस में वाला माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या जब इनको जोड़ोगे तो दोनों 180 प्लस माइनस कट जाएंगे, या फिर कुछ जो भी होगा तो दोनों कट जाएंगे। इसीलिए क्या होता है औसत मान इनका क्या होता है हमेशा शून्य आता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक आवर्त काल में औसत मान क्या होता है दोस्तों शून्य होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और धनात्मक तो होगा ही नहीं, ऋणात्मक भी नहीं होगा, और इनमें से कोई ना कोई होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन है राइट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यंत्र द्वारा देखिए यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के वर्गों के औसत मान वर्ग माध्यमूल यहाँ पे देखिए यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के वर्गों के औसत मान वर्गमूल मान यानी कि RMS द्वारा नापा जाता है। आपको बताना है ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन डी नहीं ना नाप दीजिए। देखिए जो यंत्र द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा के वर्गों के औसत मान को नापते हैं वो RMS के द्वारा नापते हैं, RMS में नापते हैं कहने का मतलब है। तो ये हमारा राइट है, मतलब सत्य है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत में घरेलू उपयोग के लिए सप्लाई की जाने वाली AC धारा अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति होती है। तो भारत देश जो हमारा है यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होती है AC वाले जो घरों में प्रवाहित होती है, तो देखिए इसका जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। आपको या आप पता ही होगा, नहीं पता है जान लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मतलब कोई भी पूछ सकता है। तो क्या होता है 50 हर्ट्ज होता है। और 60 हर्ट्ज
60 हर्ट्ज जो होता है वो अमेरिका में होता है, कि अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है और अपने इधर क्या होता है 50 हर्ट्ज होता है। और 70 होगा नहीं, 100 होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 50 सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि डीसी धारा की आवृत्ति होती है। तो डीसी धारा की आवृत्ति ऑप्शन धनात्मक, ऑप्शन बी बहुत अधिक, ऑप्शन सी सदा शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो डीसी धारा की आवृत्ति होती है वो हमारा सदा शून्य होती है, यानी इसकी आवृत्ति शून्य होती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो सारे क्वेश्चन इतने बता रहे हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट मानते चलिए और इनको नोट करते चलिए। 9 देखिए क्या है कि घरेलू उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी तरंगागार होती है। तो घरेलू उपयोग के लिए जो उपयोग किए जाने वाली अल्टरनेटिव तरंग होती है, अल्टरनेटिव तरंग होती है, अल्टरनेटिव जो करंट होती है उसका जो तरंगागार होता है किस रूप का होता है। ऑप्शन ए है ज्यावक्रीय होता है, या फिर ऑप्शन बी ट्राई एंगुलर होता है, या ऑप्शन सी स्क्वायर होता है, ऑप्शन डी सावतूथ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि ज्यावक्रीय होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो और ट्रेंगुलर होगा नहीं, स्क्वायर भी नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ज्यावक्रीय होगा। तो ट्रेंगुलर की बात करें तो इस प्रकार से त्रिभुज के आकार को बनता है, बता दें तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। तो ट्रेंगुलर देखिए ऐसे होता है, ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, तो ये ट्रेंगुलर हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर की बात करेंगे तो देखिए ऐसे स्क्वायर के रूप में आता है, ऐसे। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ऑप्शन को दे देगा, चित्र 3-4 दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें बताइए ट्रेंगुलर तरंगाकार कौन है या फिर ज्यामितीय कौन है, तो ऐसे ही पूछ सकता है। तो सारी चीज़ आपको आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट हेतु प्रयोग करते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट को यदि डीसी में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या मतलब किस में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ रहे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि यदि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो हमें दिष्टकारी को यूज करना होता है। किसको? दिष्टकारी का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे दिष्टकारी का हम यूज करते हैं। और ऑप्शन बी इन्वर्टर का यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन डी संधारित्र का नहीं करेंगे, ऑप्शन डी में से कोई ना कोई होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि एसी का उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिव जो करंट होती है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए घरेलू उपकरणों में, ऑप्शन बी उद्योगों में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक उपकरणों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे हमको दोनों लिखना था, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे दोनों लिखना था। क्यों? क्योंकि देखिए जो एसी करंट होता है उसको हम घरेलू उपकरणों में नहीं करते हैं, हम कहाँ करते हैं, हम यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हम डीसी का यूज करते हैं, डीसी धारा का। और घरेलू उपकरणों में आपको पता है कि हमारे जो घर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें एसी की प्रवाहित होती है, तो इसीलिए घरेलू उपकरण राइट हो जाएगा। उद्योगों में भी आपको पता है जितने भी उद्योग होंगे वहाँ पे धारा प्रवाहित होती है, एसी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे डी वाला जो कर लीजिएगा, यहाँ पे दोनों कर लीजिएगा। तो यहाँ पे घरेलू उपकरणों में, उद्योगों में, दोनों में यूज होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है? डीसी धारा का उपयोग करते हैं, डीसी धारा का उपयोग आपको बताना है। देखिए डीसी धारा का जो उपयोग हम करते हैं, ऑप्शन ए घरेलू उपकरणों में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, ऑप्शन सी फ्लैश लाइटिंग में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन ई बी और सी दोनों में। तो देखिए जो डीसी धारा का हम यूज करते हैं घरेलू उपकरणों में नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। देखिए जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें ज़्यादातर हम डीसी धारा की बात किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हम करते हैं, फ्लैश लाइटिंग में करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों में हम करते हैं। तो एग्ज़ाम में यदि मान लीजिए पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किस धारा का यूज करते हैं, तो डीसी का यूज करते हैं। फ्लैश पॉइंट में किस धारा का यूज करते हैं, डीसी का यूज करते हैं। घरेलू उपकरण में किसका करते हैं, एसी का करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको हर तरीके से आना चाहिए आंसर, तो इसीलिए सारे क्वेश्चनों को हम ऐड करके बताते हैं सारी चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अमेरिका में घरेलू उपयोग के लिए सप्लाई की जाने वाली एसी की आवृत्ति होती है। जैसा अभी हमने इसके पहले वीडियो में बताया कि इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि 60 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 हर्ट्ज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किसी प्रत्यावर्ती EMF के गणितीय रूप का व्यक्त करते हैं। किसी प्रत्यावर्ती के लिए EMF को गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब कहने का यह है कि प्रत्यावर्ती जो EMF होता है
उसको हम गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, ऑप्शन है ई एम साइन 2π/ft, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। देखिए जो प्रत्यावर्ती ईएमएफ होता है गणितीय रूप में हम दोनों के रूप में कहते हैं, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई एम साइन 2π/ft, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है देखिए, समय व एसी वोल्टेज या धारा के मध्य, एसी वोल्टेज या एसी धारा के मध्य खींचा गया वक्र उस एसी वोल्टेज या धारा का कहलाता है। तो उस एसी वोल्टेज धारा का तरंगाकार कहलाता है, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे जो टी होता है और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे जो धारा या फिर वोल्टेज जो भी मान सकते हो, तो इनके बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो ये देखिए जो बनता है तरंगाकार बनता है, मतलब इसी को तरंगाकार कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा तरंगाकार। चक्र नहीं होगा, आवर्तकाल अलग चीज़ होती है और यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 50 का। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि किसी पीरियाडिक वेव फॉर्म को एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। किसी पीरियाडिक वेव फॉर्म को एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। ऑप्शन है चक्र, ऑप्शन बी तरंगाकार, ऑप्शन सी आवर्तकाल। क्या कहलाता है दोस्तों, आवर्तकाल कहलाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए एक चक्र ए हुआ, एक चक्र ए हुआ, तो जो पूरा हुआ क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। जो पूरा यहाँ पे चक्र पूरा हुआ एक चक्र, तो एक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 क्या है कि आवर्तकाल का मात्रक होता है। तो आवर्तकाल का मात्रक ऑप्शन ए सेकंड है, ऑप्शन बी मिनट है, ऑप्शन सी वाट घंटा है, ऑप्शन डी एम्पियर घंटा है। तो देखिए आवर्तकाल का जो मात्रक होता है यहाँ पे हमारा होता है, क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, परिभाषा को भी मात्रक को भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है, एक सेकंड में पूरे हुए चक्करों की संख्या कहलाती है। एक सेकंड में पूरे हुए जो चक्कर होते हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं। तो संख्या को हम चक्र नहीं कहेंगे, आवर्तकाल नहीं कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आवृत्ति सही हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि आवृत्ति f बराबर 1/t का मात्रक होता है। तो आवृत्ति को देखिए f बराबर 1/t ये संबंध भी होता है, तो ये भी याद होना चाहिए। और इसका मात्रक देखिए क्या होता है, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का, और साइकिल पर सेकंड भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी दिशा में अधिकतम मान को धारा का कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के किसी दिशा में अधिकतम मान को धारा का कहते हैं। तो ऑप्शन है आयाम का शिखर, या फिर आवृत्ति, या फिर चक्र, या फिर तरंगाकार। देखिए तरंगाकार हमने बताया अलग चीज़ है, आवृत्ति अभी भी बताया अलग चीज़ है, चक्र भी अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयाम या शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयाम या शिखर धारा कहलाता है। कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी दिशा में, कहने का मतलब ये देखिए इस दिशा में और इस दिशा में, प्लस वाली दिशा में जो अधिकतम मान यानी यहाँ पे आयाम, इसी को हम कहते हैं आयाम शिखर, आयाम धारा या फिर शिखर धारा इसी को बोलते हैं। या फिर यहाँ पे माइनस में आयाम धारा, शिखर धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी समय t पर तात्क्षणिक मान को उसका तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, हमने लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा को किसी समय t पर तात्क्षणिक मान को उसका तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो ये आपसे मतलब पूछ सकता है, तो आप उसको समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी समय t पर तात्क्षणिक मान को हम उसका तात्क्षणिक मान कहते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है कि तात्क्षणिक मान का सूत्र होता है। तो I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, I बराबर साइन ओमेगा टी। ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि आई एम साइन ओमेगा टी होता है तात्क्षणिक मान। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि औसत मान किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं। औसत मान किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं। तो औसत मान देखिए यहाँ पे 23 हमने यहाँ पे लिखा है कि औसत मान किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं। यानी कि किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कहते हैं, औसत मान कहते हैं। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि औसत मान क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है I, उसको हम क्या कहते हैं, औसत मान कहते हैं। बाकी चलिए बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
तो 24 क्या है कि औसत मान का सूत्र है। तो ऑप्शन है आई ए बराबर 2 पाई आई एम अपान पाई एम्पियर, ऑप्शन बी 0.636 आई एम एम्पियर, ऑप्शन सी दोनों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसका राइट आंसर है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्ज़ाम में तो ऐसे ही दे देगा तो ए वाला हो जाएगा, अगर ऐसे देगा तो ए होगा, तो इसलिए दोनों लिखा ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम में। 25 देखिए क्या है कि किसी चल कुंडली में धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो विक्षेप देखिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है, जो औसत मान होता है शून्य होता है। देखिए किसी चल कुंडली धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप होता नहीं है। तो इसके पहले जो चैप्टर थे विद्युत चुम्बकीय पीरियड में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब प्रत्यावर्ती धारा में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा मापी में कोई सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि जो साइकिल के लिए पूर्ण साइकिल के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है शून्य होता है। क्यों, देखिए समझा देते हैं आपको। ये पहला साइकिल अचक हो गया, दूसरा हो गया, तो ये पूरा एक साइकिल बना। तो मान लीजिए यहाँ पे 180 बना और यहाँ पे 180 बना, कुछ भी बना मान लीजिए, तो यहाँ पे प्लस बना, यहाँ पे माइनस बना। जब इनको औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला 0/2 आएगा, 0/2 मतलब 0 आएगा। तो इसीलिए धारा मापी सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो इसलिए इसका 25 का मतलब ऐसे अगर एग्ज़ाम में दे देगा तो कारण यही होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस का सूत्र होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आरएमएस का फार्मूला होता है या फिर वोल्टेज का, ये प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टेज का जो फार्मूला होता है आरएमएस का, वो होता है हमारा आई आर एम एस बटे आई एम अपान 2 पाई। या फिर वोल्टेज की बात करेंगे तो भी आर एम एस बटे भी नाट अपान √2 होता है। तो भी नाट जो हमारा होता है मुख्य वोल्टता होती है, आई एम मुख्य धारा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही राइट होगा और बाकी ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो सारे क्वेश्चन हमने इसमें देखिए इस पार्ट में करा दिए हैं 26 तक, और बाकी अगले पार्ट में कराएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में। और बाकी देखिए जो भी आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं तो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाएं ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से मार्क गेन कर सकें। बाकी देखिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।